यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। न्यायाधीश ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया, फिर आरव की ओर देखा और कहा, आरव, मेरा इरादा तुम्हारे खिलाफ जाने का या किसी का पक्ष लेने का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कुगु ने जो कहा वह उचित था। तो क्या तुम कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हो? आरव मुस्कुराया और बोला, जो हुआ, मैं उसे समझाने या उजागर करने में असमर्थ होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि सीनियर के पास इस बात का प्रमाण है कि मैंने बाहरी शक्ति पर भरोसा किया है, तो कृपया उसे दिखाए, और मैं अपना दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ। यह सुनकर न्यायाधीश थोड़ा अप्रसन्न हुए। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास सचमुच कोई सबूत नहीं था कि आरव ने किसी बाहरी शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन अगर आरव ने किसी बाहरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, तो एक मध्यम स्तर की धरती स्तर तकनीक का सामना करते हुए आरव ने जयव्रत को कैसे मारा? यही वह बात थी जिसने उन्हें उलझन में डाल दिया था। ठीक उसी समय शैलाधर मैदान में पहुंची। उसने आरव को हल्के से सिर हिलाया और फिर कुगु की ओर देखा और कहा, कगु, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो कृपया उसे दिखाओ, अन्यथा कृपया मंच से नीचे उतरो और आरोहण रैंकिंग्स की प्रतियोगिता में हस्तक्षेप न करो। इसी बीच न्यायाधीश ने भी सिर हिलाया और कहा, कगु, अगर तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि आरव ने बाहरी शक्ति का उपयोग किया है, तो कृपया उसे दिखाओ। कगु का क्रूर भाव थोड़ा बदसूरत हो गया। सबूत? उसके पास स्वाभाविक रूप से कोई नहीं था, और यह केवल उसका अनुमान था। इसलिए जब न्यायाधीश ने उससे सबूत मांगा, तो वह कहाँ देखने जाता? इस बीच आरव अचानक मुस्कुराया और कहा, लगता है सीनियर कुगु कोई सबूत पेश करने में असमर्थ हैं। चूंकि ऐसा है, तो कृपया मंच से चले जाएं और हमारी प्रतियोगिता में हस्तक्षेप न करें, ठीक है? कगु ने ठंडी निगाहों से आरव को घूरा, जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। अगर उसे पता होता कि तलवार संप्रदाय के इस शिष्य ने तलवार इंटेंट को समझा है, तो वह आरोहण रैंकिंग्स आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही आरव को दुनिया से गायब कर देता। उस तरह से भूत संप्रदाय अब एक असाधारण प्रतिभा को नहीं खोता। दुर्भाग्य से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। जब उसने आरव को हत्या के इरादे वाली निगाहों से घूरते हुए देखा, तो शैलाधर की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपनी हथेली को पलटते ही ग्रीन डार्कनेस तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। इस बीच न्यायाधीश ने भौं सिकोड़ी और कहा, कगु, अगर तुम आरोहण रैंकिंग्स के दौरान किसी प्रतिभागी पर हमला करते हो, तो तुम्हारे भूत संप्रदाय के गुरु भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। न्यायाधीश झूठ नहीं बोल रहे थे। आरोहण रैंकिंग्स को 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, और नियम भी उन्होंने ही बनाए थे। अगर कगु ने प्रतियोगिता के दौरान किसी प्रतिभागी पर हमला करने की हिम्मत की, तो वह निस्संदेह इन शक्तियों की गरिमा का अपमान कर रहा होगा। दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे अस्तित्व थे जो इन शक्तियों का अपमान करने की हिम्मत करते थे, लेकिन उनमें कगु बिल्कुल शामिल नहीं था। यह सुनकर उसकी आंखों में हत्या का इरादा बहुत हद तक संयम हो गया, और फिर उसने ठंडी घुरघुराहट की, जिसके बाद उसकी आकृति चमकी और मंच से गायब हो गई। जयव्रत के शव की बात करें तो कगु ने शुरुआत से ही उस पर एक नजर भी नहीं डाली थी। अतीत में जयव्रत चाहे कितना भी राक्षसी प्रतिभाशाली क्यों न हो, या उसने अतीत में भूत संप्रदाय में कितना भी योगदान क्यों न दिया हो, एक बार मरने के बाद वह भूत संप्रदाय की नजरों में बेकार था। यह दृश्य देखकर आरव के दिल में अचानक दुख की एक लहर उठी, क्योंकि अगर वह आरव पहले मर गया होता, तो तलवार संप्रदाय भी शायद उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा कगु ने जयव्रत के साथ किया था। कम से कम जयव्रत भूत संप्रदाय का शिष्य था, जबकि वह तो तलवार संप्रदाय का शिष्य भी नहीं था।
इसलिए अगर उन्होंने वास्तव में उसके साथ वैसा व्यवहार किया होता तो तलवार संप्रदाय की आलोचना करने का कोई आधार नहीं था। आरव अचानक मुस्कुराया जब उसने अपनी बगल में खड़ी शैलाधर पर एक नजर डाली। शुरू से ही वह शैलाधर की वजह से ही तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व आरोहण रैंकिंग्स में कर रहा था। इसलिए तलवार संप्रदाय का उसके प्रति रवैया अब महत्वपूर्ण नहीं था और जिस तरह से शैलाधर ने अभी उसके लिए खड़ी हुई वह ही पर्याप्त था। अधिकतर समय प्रेम ऐसी चीज नहीं थी जहां आपको किसी से कुछ प्राप्त करना हो और जोर उस कीमत पर दिया जाना चाहिए जो कोई उस व्यक्ति के लिए चुकाने को तैयार है जिसे वह प्यार करता है। कई लोगों की राय में यह बहुत मूर्खतापूर्ण था, लेकिन आरव एक ऐसा ही व्यक्ति था। शैलाधर ने आरव पर एक नजर डाली और फिर उसकी आकृति चमकी और मंच से गायब हो गई। कगु और शैलाधर के लगातार जाने के बाद प्रतियोगिता सामान्य हो गई। गूढ़ ऊर्जा साधक के बाद गूढ़ ऊर्जा साधक मंच पर कदम रखने लगे और फिर पूरे चौक पर तरह तरह के विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। प्रतिद्वंद्वी और तलवार इंटेंट की उपस्थिति। क्या तुमने सच में स्वर्गस्तर की तकनीक की साधना की है? मोहिनी ने आरव की ओर देखा जो मंच के नीचे उसके बगल में खड़ा था जैसा कि उसने यह सवाल पूछा। आरव अचंभित था और फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया इससे पहले कि उसने कहा, स्वर्गस्तर की तकनीक, काश मेरे पास होती। मोहिनी ने थोड़ी भौं सिकोड़ी और कहा, तो तुमने जयव्रत को कैसे मारा? जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसे लगा कि यह थोड़ा अनुचित था और उसने कहा, क्षमा करें, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आरव मुस्कुराया और कहा, मुझे भी बहुत खेद है, लेकिन मैं वास्तव में आपको बताने में असमर्थ हूँ। हालांकि आपको यह पता चलने में अधिक समय नहीं लगेगा कि मैंने यह कैसे किया। हाँ, जयव्रत को समाप्त करने के बाद उसके लिए और भी मजबूत दुश्मन इंतजार कर रहे थे। इन दुर्जय दुश्मनों के साथ लड़ाई के दौरान उसके ट्रम्प कार्ड एक एक करके खुले हो जाएंगे। उस समय मोहिनी स्वाभाविक रूप से जान जाएगी कि उसने जयव्रत को कैसे मारा। यह सुनकर मोहिनी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने मंच की ओर देखा। आरव अतीत में केवल थोड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन उसके और जयव्रत के बीच की लड़ाई समाप्त होने के बाद हर किसी के दिल में उसकी छवि तुरंत प्रभावशाली हो गई थी, क्योंकि उसने एक 9वें स्तर के पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था जिसने एक धरती स्तर की तकनीक का सामना करते हुए सहार इंटेंट को समझा था। ऐसी ताकत एक ऐसी चीज थी जिससे उन सभी को डरने, गंभीरता से लेने और सावधान रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार उनमें से कितने ने धरती स्तर की तकनीक की साधना की थी? इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर उन्होंने धरती स्तर की तकनीक की साधना की थी, क्योंकि आरव ने ऐसी तकनीक का सामना करते हुए जयव्रत को मार डाला था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इस समय अनगिनत अन्य लोगों के दिलों में केवल एक ही विचार था। उन्हें उम्मीद थी कि वे बाद के बहुत सारे ड्रॉ करते समय आरव का सामना नहीं करेंगे। तुम अतीत में उसके साथ लड़ी हो, तो क्या तुम जानती हो कि उसने जयव्रत को कैसे मारा? निशिता ने प्रभा से पूछा जो उसके बगल में खड़ी थी। जाहिर है आरव द्वारा अभी जयव्रत को मारने के रहस्यमय तरीके ने उसके अंदर डर की एक झलक जगा दी थी। प्रभा ने सिर हिलाया और उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे निश्चित रूप से मार सकता है। उस समय मैंने सोचा था कि वह सिर्फ शेख ही मार रहा था, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि वह वास्तव में एक रहस्यमय और दुर्जय ट्रम्प कार्ड रखता है। जो चीजें बहुत कठिन होती हैं वे दो टुकड़ों में टूटना आसान होती हैं। उसके बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए उसके जैसा व्यक्ति ज्यादा देर तक जीवित रहने में सक्षम नहीं होगा। निशिता ने उदासीनता से कहा। क्या ऐसा है? प्रभा की भौहें उठीं और फिर उसने कहा, 10,000 साल पहले
तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज कितने अहंकारी, घमंडी और दबंग थे। मैंने उस समय किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि वे तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को ज्यादा देर तक जीवित रहने में असमर्थ कर सकते हैं। उसकी तुलना तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से नहीं की जा सकती है, निशिता ने कहा। भले ही उसने तलवार इंटेंट को समझा है, लेकिन वह नहीं कर सकता है। प्रभा ने न तो सहमति दी और न ही असहमति जताई, और वह मुस्कुराई और कहा, शायद। निशिता ने प्रभा पर एक नजर डाली और कहा, तुम उसके बारे में बहुत ऊंचा सोचती लगती हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारे पुष्प महल ने निश्चित रूप से तुम्हें आरव को मारने के लिए कहा होगा, है ना? प्रभा चुप हो गई। जब उसने प्रभा को चुप देखा, तो निशिता ने आगे नहीं बोला, और उसने अपना सिर उठाया और मंच की ओर देखा। अनगिनत लोग 10 मंचों से उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। इस अवधि के दौरान किसी का अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा जाना बहुत दुर्लभ था। आखिरकार जब तक उनके बीच कोई अमिट दुश्मनी नहीं थी, वे तब रुक जाते थे जब दूसरा हार जाता था। आरोहण रैंकिंग्स के दौरान लड़ाई के नियम थोड़े क्रूर थे, क्योंकि किसी के अंक नकारात्मक नहीं हो सकते थे। एक बार ऐसा होने पर प्रतिभागी तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रखने की योग्यता खो देता था। इसलिए हर एक गूढ़ ऊर्जा साधक को हर एक लड़ाई के दौरान पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, अन्यथा यह बहुत संभव था कि उन्हें मंच पर खड़े होने का एक और मौका नहीं मिलेगा। इस अवधि के दौरान सम्राट अकादमी के अमरेश, हिम महल की निशिता और पुष्प महल की प्रभा कई बार मंच पर चढ़ चुकी थीं। निश्चित रूप से वे बिल्कुल नहीं हारी थीं। वे न केवल हारी नहीं थी, उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से हराया था, और इसने वास्तव में उन अन्य गूढ़ ऊर्जा साधकों को निराश किया जो इन 3 राक्षसी प्रतिभाओं के पास मौजूद ट्रम्प कार्ड को देखना चाहते थे। यहाँ अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधकों में कई ने केवल शीर्ष 30 पर अपनी निगाहें जमाई थीं, जबकि कई अन्य केवल मंच पर उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो एक शानदार कारनामे से दुनिया को चकित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए जैसे अमरेश, प्रभा, निशिता या यहाँ तक कि आरव को हराना। जब तक उन्होंने इनमें से किसी एक व्यक्ति को हराया, तब तक वे दुनिया के लिए चाहे कितने भी अज्ञात क्यों न हो, उनका नाम पूरे दक्षिणी क्षेत्र में छोटी पीढ़ी के सभी गूढ़ ऊर्जा साधकों के लिए ज्ञात हो जाएगा। इसके अलावा अनगिनत शक्तियां उनके लिए जैतून की शाखा बढ़ाएंगी। जो कुछ उनके पास अतीत में नहीं था, वे उसे पहले संभव क्षण में प्राप्त करेंगे। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि उन्होंने एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त की हो या 6 महान शक्तियों या सम्राट अकादमी के एक शिष्य को हराया हो। आरोहण रैंकिंग्स के पीछे का अर्थ आकाश में चढ़ना था। बेशक पूर्व शर्त वही थी, किसी के पास ताकत और क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा आकाश में चढ़ने का तो जिक्र ही क्या, किसी का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। समय धीरे धीरे बीत गया और पलक झपकते ही रात हो गई थी। हालांकि शाही महल के बाहर का क्षेत्र अभी भी दिन की तरह उज्ज्वल था, क्योंकि आसपास अनगिनत चांदनी पत्थर थे, और इन चांदनी पत्थरों की रोशनी ने पूरे चौक को दिन की तरह उज्ज्वल कर दिया था। इसने प्रतियोगिता को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। महाचिन साम्राज्य के अमरेश बनाम स्वतंत्र साधक शिवरान एक न्यायाधीश की आवाज मंच संख्या 1 से गूंजी। जब उन्होंने यह सुना, तो भीड़ ने जल्दी से अपनी आंखें उठाईं और मंच संख्या 1 की ओर देखा। अन्य लड़ाइयों की तुलना में भीड़ 6 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के शिष्यों की लड़ाइयों की प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि दूसरों को एक ही चाल में पराजित होते देखना फीका था और इससे लड़ाई छोटी हो जाती थी, फिर भी यह रोमांचक था। क्या आप सभी सोचते हैं कि अमरेश फिर से अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार से समाप्त कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है। मैंने शिवरान नाम के किसी व्यक्ति को न तो कभी देखा है और न ही सुना है, इसलिए शायद वह मंच पर चढ़ते ही सीधे हार मान लेगा। ठीक है।
मैं शर्त लगाता हूं कि वह चढ़ते ही सीधे हार मान लेगा। बूम। जब भीड़ इस पर सजीव रूप से चर्चा कर रही थी, तभी एक आकृति सीधे मंच उतर गई थी, और वह अमरेश के अलावा और कोई नहीं था। ठीक इसी क्षण एक युवा व्यक्ति जिसने काला लबादा पहना था, उसने अपने हाथ में एक काली लोहे की तलवार पकड़ी हुई थी, जैसा कि वह कदम दर कदम अखाड़े की ओर चला। हाँ हाँ, यह दृश्य देखकर आसपास के अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधक हंसे। अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधकों की हंसी के बीच काले लबादे वाला युवा व्यक्ति मंच पर चढ़ गया। तुम खुद नीचे जाओगे या मुझे तुम्हें नीचे भेजना चाहिए? अमरेश ने काले लबादे वाले युवा व्यक्ति पर एक नजर डाली इससे पहले कि वह ठंडे ढंग से बोला। क्लांग। ठीक इसी क्षण काले लबादे वाले युवा व्यक्ति के हाथ में लोहे की तलवार से एक गहन दहाड़ अचानक गूंजी, और फिर आसपास के सभी गूढ़ ऊर्जा साधकों के कब्जे वाली तलवारें हिंसक रूप से कांपने लगीं। तलवार इंटेंट। यह दृश्य देखकर आसपास के हर किसी का भाव बदल गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब उन्होंने काले लबादा वाले व्यक्ति शिवरान को अपने भीतर से तलवार इंटेंट जारी करते देखा, तो आसपास के अनगिनत लोग चकित रह गए। तलवार इंटेंट तो किंवदंतियों की चीज थी। पिछली आरोहण रैंकिंग्स में तलवार इंटेंट को समझने वाले प्रतिभागी बहुत कम देखे गए थे, फिर भी इस बार पहले ही 2 उपस्थित हो चुके थे। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के होते हुए हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इस क्षण अनगिनत प्रतिभागियों ने अपने दिलों में उदासी महसूस की। शाही महल की दीवार पर हरिनंद की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने काले लबादा वाले युवक को तलवार इंटेंट प्रकट करते देखा, और फिर उन्होंने शैलाधर और नभजीत की ओर देखा। हालांकि उन्होंने देखा कि उन दोनों के भाव शांत थे, जैसे वे शुरू से ही जानते थे, और इससे उनकी भौहें और भी कसकर सिकुड़ गईं। आरव, जो मंच संख्या 9 के नीचे खड़ा था, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर और भी रुचि थी, क्योंकि अब तक उसने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जिसने तलवार इंटेंट को समझा हो। लेकिन अब ऐसा एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ था। वह देखना चाहता था कि यह युवक तलवार इंटेंट का उपयोग कैसे करता है। मंच पर अमरेश केवल थोड़ा स्तब्ध हुआ, और फिर वह अपने सदमे से उबरा और बोला, लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नीचे भेज दूं। युवक ने हाथ में काली लोहे की तलवार पकड़ी हुई थी, और वह धीरे धीरे अमरेश की ओर चला, और चलते हुए उसने कहा, घमंडी लोग हमेशा भयानक परिणाम भुगतते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। तुम्हें दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में नंबर 2 का विशेषज्ञ कहा जाता है। तो तुम्हारा रक्त मेरी तलवार को खिलाने के योग्य है। हाँ हाँ, अमरेश अत्यधिक क्रोध से हंसने लगा, और उसने कहा, मेरा रक्त तुम्हारी तलवार को खिलाने के योग्य है। तुम क्यों नहीं आते और कोशिश करते? युवक ने सिर हिलाया। वह रुका, अपनी आंखें बंद कर लीं, और फिर अचानक उन्हें खोल दिया। एक पल में अनगिनत तलवार की रोशनी चारों ओर चमक उठी, और बस एक क्षण में पूरा मंच अनगिनत तलवार की रोशनी से ढक गया। बेशक आत्मविश्वास से भरा अमरेश भी इसमें समाहित हो गया था। पलक झपकते ही तलवार की रोशनी बिखर गई, और फिर मंच पर खड़े दोनों व्यक्ति सामने आ गए। जब उन्होंने इन दोनों लोगों को देखा, या अधिक सटीक रूप से जब उन्होंने अमरेश को देखा, तो आसपास के अनगिनत प्रतिभागी साधक और शाही महल की दीवार पर खड़े उन महान हस्तियों ने हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। इस क्षण अमरेश के कपड़े पूरी तरह से गायब हो चुके थे, और उसका नग्न शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनगिनत ब्लेड्स से काट दिया गया हो, क्योंकि वह खूनी निशानों से घना ढका हुआ था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तलवार के निशानों से घना ढका हुआ था। इस क्षण न केवल अमरेश का चेहरा नष्ट हो गया था, बल्कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी खून के तालाब से निकला हो और खून से सना हो। भले ही ऐसा था, अमरेश इस क्षण अभी भी मरा नहीं था।
इस क्षण प्रभा, निशिता और आरव की अभिव्यक्तियां थोड़ी गंभीर हो गई थीं क्योंकि यह तत्काल निष्पादित हमला वास्तव में काफी भयानक था। शिवरान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी जब उसने देखा कि अमरेश अभी भी जीवित है। उसने गहराई से कुछ देर सोचा और फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, उन सभी वर्षों पहले स्थापना सम्राट के पास स्वर्गभक्षक अजगर की त्वचा और हड्डियों से बना एक चमड़े का कवच था। अफवाह के अनुसार वह चमड़े का कवच पूरे शरीर के भीतर की हड्डियों और मेरिडियन की रक्षा के लिए आकाश में विलय हो सकता है। मेरा अनुमान है कि तुम अभी वही उच्च श्रेणी पृथ्वी स्तर का चमड़े का कवच पहने हुए हो। इस क्षण अमरेश क्रोध से नहीं भड़का। उसने अपनी कलाई को घुमाया और उसके हाथ में एक गहरा काला भाला दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे भाले को उठाकर दूर से शिवरान पर साधा और फिर उसने कहा, तलवार इंटेंट एक मध्य श्रेणी पृथ्वी स्तर की तकनीक के साथ मिलकर वास्तव में इतनी तेज और भयंकर थी। लगता है तुम मुझे एक ही चाल से खत्म करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश तुम ऐसा करने में विफल रहे। तो अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमरेश के हाथ में भाले से एक अदृश्य शक्ति विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ी। भाला इंटेंट। इस दृश्य को देखकर आसपास के अनगिनत लोग एक बार फिर हैरान रह गए। हालांकि यह अपेक्षित भी था क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में अमरेश की प्रतिष्ठा केवल अद्वैय से कम थी। इसलिए अमरेश द्वारा इंटेंट का एक रूप समझ लेना बहुत सामान्य था। जब उसने भाला इंटेंट को महसूस किया तो शिवरान के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और फिर उसने कहा, पहला स्तर भाला इंटेंट। वह थोड़ा अपर्याप्त है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में काली लोहे की तलवार थोड़ी हल्की से हिल गई और फिर उससे पहले से भी अधिक तीक्ष्ण और भयंकर तलवार इंटेंट उमड़ पड़ी। हवा में अमरेश की भाला इंटेंट इस तलवार इंटेंट द्वारा तत्काल छिन्न भिन्न हो गई। दूसरा स्तर तलवार इंटेंट। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो दीवार पर हरिनंद और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां थोड़ी बदल गईं। अगर यह केवल पहला स्तर तलवार इंटेंट होती तो शिवरान की स्वाभाविक प्रतिभा को केवल बुरा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अगर यह दूसरा स्तर तलवार इंटेंट थी तो यह सिर्फ बुरा नहीं थी, यह असामान्य थी। दूसरा स्तर तलवार इंटेंट पहले ही अमरेश, प्रभा और अन्य लोगों के लिए एक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अद्वैय की आंखों में रुचि की एक झलक दिखाई दी जब उसने शिवरान द्वारा प्रकट की गई दूसरे स्तर तलवार इंटेंट को देखा और फिर उसने कहा, दूसरा स्तर तलवार इंटेंट। इस तरह यह दिलचस्प होने वाला है। उसके विचार में जितने अधिक असामान्य प्रतिभाशाली लोग यहाँ प्रकट होंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि केवल उसी तरह युद्धदेव के रूप में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। नभजीत ने थोड़ा सिर हिलाया और एक मुस्कान प्रकट की, जबकि उसने अपने दिल में कहा, मदांध साधु द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति से यही उम्मीद थी। ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा और शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से मेरे तलवार संप्रदाय के लिए एक शीर्ष आधार बनेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नभजीत को कुछ याद आया और उसने भीड़ में नीचे खड़े आरव की ओर देखा। फिर भी उसकी नजर आरव पर कुछ ही सांसों तक टिकी रही, इससे पहले कि वह हट गई। अगर शिवरान मौजूद नहीं होता तो उसे संप्रदाय में आरव जैसा शिष्य प्राप्त करने का अवसर चूकने का बहुत अफसोस होता। हालांकि अब जब तलवार संप्रदाय के पास शिवरान था तो उसके दिल में अफसोस की भावना स्वाभाविक रूप से फीकी पड़ गई। आखिरकार एक बेहतर प्रतिस्थापन था। मंच पर अमरेश ने आखिरकार एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की, यहाँ तक कि वह भी दूसरे स्तर तलवार इंटेंट को हल्के में नहीं ले सकता था। उसने धीरे से एक सांस बाहर छोड़ी और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं, अमरेश, इस प्रतियोगिता में पहले काले घोड़े का सामना करूंगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें यहीं रोक दिया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
उसके हाथ में काला भाला जोर से हिल उठा और फिर उसके भाले की नोक से एक अत्यंत हावी और अदृश्य शक्ति उमड़ पड़ी। दूसरा स्तर भाला इंटेंट। आसपास के सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। शिवरान की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने कहा, दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद थी। तुमने वास्तव में दूसरा स्तर भाला इंटेंट समझ लिया है। चूंकि ऐसा है तो देखते हैं कि तुम्हारी भाला इंटेंट या मेरी तलवार इंटेंट में से कौन मजबूत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शिवरान ने दूर से अपनी काली लोहे की तलवार को अमरेश पर दे मारा। एक पल में काली लोहे की तलवार की नोक से अनगिनत तलवार की किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली। तलवार की ये किरण टूटते हुए तारों की तरह थीं जो आकाश से उतर रहे थे और उन्होंने आसमान को चीरते हुए तेज सीटी की आवाजें निकालीं और एक घने समूह में विस्फोटक रूप से अमरेश की ओर बढ़ने लगीं। जब आरव ने इस दृश्य को देखा तो उसकी पलकें झपकीं क्योंकि शिवरान ने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक थी। इसके अलावा शिवरान ने इसे उच्चतम स्तर तक साधित कर लिया था। वास्तव में यह गलत था क्योंकि उच्चतम स्तर तक साधित होने पर भी यह इतनी भयानक शक्ति उत्पन्न करने में असमर्थ थी। ठीक जब आरव परेशान था तभी मोहिनी ने अचानक कहा, यह वास्तविक ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक है। हमने जिस ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक को साधित किया है वह एक अधूरा प्रतिरूप है और उसने वास्तविक निम्न श्रेणी पृथ्वी स्तर की ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक को साधित किया है। वह हमारे तलवार संप्रदाय का सदस्य है। यह सुनकर आरव भौहें चढ़ाई और फिर उसने बात करना बंद कर दिया और लड़ाई देखना जारी रखा। जब अमरेश ने तलवार के घने विस्तार को करीब आते देखा तो उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उसने एक और कदम आगे बढ़ाया इससे पहले कि उसने अचानक अपने भाले को हिलाया। मंच पर अनगिनत भाले की छवियां तुरंत प्रकट हुईं और फिर बूम! मंच पर असंख्य दुनिया को हिला देने वाले और बहरा कर देने वाले विस्फोट गूंजे। इसके बाद क्षेत्र की जमीन टूटने लगी और 2 सांसों से भी कम समय में एक धमाका गूंजा जबकि मंच संख्या 1 आसपास के सभी लोगों की स्तब्ध नजरों के बीच गरजा और ढह गया। कुछ समय के लिए धूल और मिट्टी हवा में भर गई। धूल और मिट्टी के बिखरने के बाद मंच के खंडहरों में शिवरान और अमरेश सभी की आंखों के सामने प्रकट हुए। इस क्षण वे दोनों खड़े नहीं थे बल्कि जमीन पर लेटे हुए थे। पृथ्वी स्तर की तकनीकों की शक्ति अत्यंत भयानक थी और 2 की शक्ति तो और भी भयानक थी, इसलिए वे दोनों 2 पृथ्वी स्तर की तकनीकों के संघर्ष से बने आफ्टर शॉक से बच नहीं पाए। कौन जीता? वे दोनों बेहोश हो गए हैं, इसलिए यह शायद बराबरी है ना? अन्यथा उनमें से किसी को भी विजेता नामित किया जाए तो यह अन्यायपूर्ण होगा। छह मैंने वास्तव में कभी कल्पना नहीं की थी कि यह स्वतंत्र साधक शिवरान वास्तव में अमरेश के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ पाएगा। क्या असाधारण काला घोड़ा एक है। जैसे जैसे भीड़ जोश से चर्चा कर रही थी, न्यायाधीश थोड़ा परेशान था क्योंकि वे दोनों इस समय जमीन पर लेटे हुए थे। तो ठीक कौन जीता? ठीक जब न्यायाधीश परेशान था, शिवरान और अमरेश अचानक एक ही समय पर हिले। थोड़ी देर बाद वे दोनों सभी की स्तब्ध नजरों के बीच धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके खड़े होने के बाद उनकी निगाहें पहले संभव क्षण में एक दूसरे पर टिक गईं और फिर उनके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा तत्काल उमड़ने लगी। ठीक जब वे लड़ना जारी रखने वाले थे तभी ललित सिंह अचानक यहाँ प्रकट हुआ। उसने उन पर निगाह डाली इससे पहले कि उसने कहा, इस लड़ाई को बराबरी माना जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ललित सिंह का आकार चमका और वह उसी स्थान पर गायब हो गया। जब उन्होंने यह सुना तो उन दोनों ने अनिच्छुक अभिव्यक्तियां प्रकट की, लेकिन उन्होंने ललित सिंह के फैसले के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की।
इसलिए उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर ठंडी निगाह डाली, इससे पहले कि वे विपरीत दिशाओं में चल पड़े। कुछ कदम चलने के बाद शिवरान अचानक रुक गया और फिर वह मुड़कर आरव को देखने लगा, जो मंच संख्या 9 के नीचे खड़ा था। जब उसने आरव को देखा तो शिवरान के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान भर गई और यहाँ तक कि उसकी आंखों की गहराई में भयंकर हत्या की इच्छा की एक झलक चमकी। उसकी निगाह आरव पर एक पल के लिए टिकी रही, इससे पहले कि वह मुड़ गया और चला गया, और कुछ ही देर में वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। आरव भीड़ में भौहें चढ़ाए हुए था, क्योंकि वह लगातार शिवरान को देख रहा था। इसलिए जब शिवरान ने उसे देखा तो वह शिवरान को देख रहा था। भले ही शिवरान ने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, आरव ने फिर भी शिवरान की आंखों की गहराई में हत्या की इच्छा को पकड़ लिया था। इस बात ने आरव को परेशान कर दिया, क्योंकि वह पहले कभी शिवरान से नहीं मिला था। हालांकि शिवरान स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था, और इस बात ने आरव को अत्यधिक परेशान कर दिया। आरव ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। चूंकि शिवरान उसे मारना चाहता था, तो शिवरान एक दुश्मन था। चूंकि वह एक दुश्मन था, तो वह स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता के दौरान दया नहीं दिखाएगा। यह बस इतना सरल था। भले ही शिवरान की शक्ति अत्यंत भयंकर थी, और यह विशेष रूप से उस तलवार तकनीक के लिए था जिसने लड़ाई की शुरुआत में अमरेश को बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन क्या आरव को शिवरान से डरने की जरूरत थी? ईमानदारी से कहूँ तो आरव ने साधना के एक ही क्षेत्र में कभी भी किसी से नहीं डरा था, और अद्वय होने पर भी यही बात थी। चूंकि मंच संख्या 1 नष्ट हो गया था, साम्राज्य के पास एक नया मंच स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार भीड़ ने देखा कि साम्राज्य कितना भयानक था, क्योंकि विशाल मंच जो सभी दिशाओं में लगभग 300 मीटर तक फैला हुआ था, वास्तव में 2 घंटे से भी कम समय में चौक पर प्रकट हो गया था। इस प्रकार लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू हुआ। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।